पेरेंटिंग वो आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? ऐसा लगता है कि हम कितना भी कर ले लेकिन वी आर नॉट डूइंग इनफ। बच्चे के साथ और अपने आप को भी शांत रखना है, वो कैसे सॉर्टेड हुआ? मैं तो सिर्फ माँ ही बन के रह गई। आजकल पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात बहुत होती है, तो वो कैसे वर्कआउट होता आप बैड पेरेंट नहीं हो, है? आप मॉम गिल्ट में उतना मत जाओ, राइट। आपको भी एज अ पेरेंट ग्रो करना है। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप भी सीख रहे हो, आप भी बड़े हो रहे हो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हमें पेरेंटिंग किसी ने सिखाई नहीं, राइट। कि एक नन्ही सी जान को हमें कैसे इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट अडल्ट बनाना है, टैंट्रम्स कैसे हैंडल करने हैं, बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। जिनके बच्चे टीनेजर है और उनसे बातें शेयर नहीं करते होंगे, तो उनके लिए क्या टिप्स होंगे? बच्चों के पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर, को रेगुलेशन जो मैं टेक्निक बता रही हूँ, उसमें कैसे होता है कि अगर मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊं, तो सबसे पहले है कि आपको काम रहना है। सेकेंड पॉइंट इज कि आप बच्चे की फीलिंग्स वैलिडेट करें। जब हम उसको समझाते हैं, जो कनेक्शन विद बच्चे उलट के मम्मा या पापा को रिप्लाई करते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग या जेंटल पेरेंटिंग में ना नहीं बोलना है। तो ये जो स्क्रीन टाइम है, उसके लिए जो हम बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, उसको कैसे मैनेज करें? किसके साथ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, उसने मुझे झूठ बोला। गुस्सा हो जाना कि मैं तुमसे नहीं खेलूंगा, तुमने ऐसे बिहेव किया, तुमने ऐसे नहीं बात की। क्योंकि बच्चों को फेलियर हैंडल नहीं करना आता है। बच्चों को जब भी आप कुछ बताते हो कि ये चीज नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, साथ में बताओ। कि अगर तुम्हें 7 बजे घर आना है तो घर आना ही है। क्या हम वो बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे और कैसे कर पाए टीनेजर के साथ? तो हमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ट्रिगर्स से, कि वो क्या ट्रिगर है, और उससे हम समझ सकते हैं कि वो टैंट्रम है। वो घूमते रहते हैं, मम्मा पीछे पीछे चलती रहती है, या फिर कुछ कुछ करके खिलाना पड़ता है। और फॉरेन में होता है कि बच्चे को उसी एज के बच्चों को दे दिया जाता है खाना, और वो गंदा कर रहे हैं। और दूसरों से कंपैरिजन करना भी जरूरी है। लेकिन एक बार उस डिस्कशन में उन्होंने एक बैड वर्ड को सुन लिया है, वो रिपीट में आपको बोल देंगे। A happy mom is better than a perfect mom. नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना बन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर पेरेंट्स के दिल के बहुत करीब होता है, पेरेंटिंग। हमारे साथ हैं पेरेंटिंग कोच सांभवी जी, जो पेरेंट्स को गाइड करती हैं कि किस तरह वो अपने बच्चे के इमोशनल, सोशल और बिहेवियर डेवलपमेंट को समझ सके बिना प्रेशर, गिल्ट और कंफ्यूजन के। सांभवी जी के पास पेरेंटिंग के रियल लाइफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल टूल्स का अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। तो आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे माइंडफुल पेरेंटिंग क्या होता है, बच्चों के टेंट्रम को कैसे हैंडल करें और कैसे बनाए बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको यहाँ पे एक एक्सपर्ट की जानकारी मिल सके। सांभवी जी, आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। आप एक कॉर्पोरेट में भी काम कर रही हैं, एक वर्किंग वुमेन है और पेरेंटिंग कोच भी है। ये जर्नी कैसे शुरू हुई है आपकी? So thank you वीना जी, first of all for having me. So मैं जब 2019 में माँ बनी, तो मेरी पेरेंटिंग जर्नी कंफ्यूजन से ही स्टार्ट हुई थी। हाँ। क्योंकि बड़े लोग क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स क्या है, रिसर्च क्या बोल रही है, सब बहुत अलग हो जाता था। जैसे काजल पाउडर लगाना है, नहीं लगाना है, कितना फीड कराना है, कैसे फीड कराना है। तो फिर मैंने सोचा कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा साइंस समझते हैं क्या है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, राइट। तो फिर मैंने रिसर्च पढ़ी, ब्लॉग्स पढ़े, बाकी पेरेंट्स का जो कम्युनिटी है उनको ज्वाइन करा, और जब मैं बाकी मॉम्स के साथ कनेक्ट करने लगी, तब मुझे लगा कि ये मेरी ही नहीं, बाकी सबकी कंफ्यूजन है, राइट। तो फिर 2020 में मदर्स डे के दिन मैंने खुद की पेरेंटिंग वेबसाइट लॉन्च करी, क्वर्की मॉम क्वर्की किड करके, जहाँ पे मेरा मोटिव ये था कि जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं बाकी फेलो पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकूँ, ताकि उनको भी जो मेरी तरह कंफ्यूज है, थोड़ा डायरेक्शन मिले कि क्या कर सकते हैं। That was my first step towards helping fellow parents. फिर लेकिन असली टर्निंग पॉइंट जो मैं बोलूंगी मेरी पेरेंटिंग जर्नी में कब आया, कि
जब मेरा बेटा ऑलमोस्ट 2 साल का होगा एंड मैं एक कोर्स कर रही थी रिस्पेक्टेड पेरेंटिंग का, उस कोर्स में मैंने को रेगुलेशन के बारे में जब पढ़ा तब मेरा पेरेंटिंग के प्रति नजरिया ही चेंज हो गया था। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज समथिंग कि हर एक पेरेंट को जानना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करा, डिसाइड करा कि ठीक है मैं सर्टिफिकेशन करती हूँ पेरेंटिंग का, मैंने सर्टिफिकेशन करा। और फिर इसी विजन से कि जो मेरी तरह गिल्ट में और कंफ्यूजन में है पेरेंट, स्पेशली वर्किंग पेरेंट, तो उनको मैं थोड़ा हेल्प कर पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ और उनकी पेरेंटिंग जर्नी इजी बना सकूँ। पेरेंटिंग जिसको हम वर्ड दे रहे हैं, वो आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? पेरेंटिंग हमेशा से ही जरूरी था, हाँ। ठीक है, बट ये था कि जो हमारे एल्डर्स थे, जो हमारे अभी भी जो हमारे पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको एज अ कॉन्सेप्ट नहीं पता था। वो क्या बोलते हैं अभी भी कि बच्चे पल जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो उस टाइम पे पेरेंटिंग एक कम्युनिटी एफर्ट होता था। दादी, नानी, चाची, बुआ सब लोग मिलके संभाल लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं, राइट? तो उसकी वजह से वो काफी अकेले पड़ जाते हैं। ऊपर से जॉब का प्रेशर, स्क्रीन का डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, सोसाइटी, एंड हम एज अ मॉम्स, हमें ऐसा लगता है कि हम कितना भी कर ले लेकिन वी आर नॉट डूइंग इनफ, राइट? तो एंड सोशल मीडिया को देख के जो परफेक्ट पेरेंट बनने की होड़ लगी है ना, कि मुझे सब कुछ करना चाहिए, मुझे एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, मुझे अच्छे से बात भी करनी चाहिए, अच्छा खाना भी देना चाहिए, तो उस केस में उस सब को देखते हुए पेरेंटिंग काफी मुश्किल लगने लग गई है, जो कि एक्चुअली इतनी है नहीं। तो इन सब में पेरेंटिंग कोच जो होते हैं वो मदद कर सकते हैं। यस, सो हम जो पेरेंटिंग कोचेज है, हम क्या करते हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको क्लैरिटी देते हैं कि, और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताते हैं कि आप बैड पेरेंट नहीं हो, आप मॉम गिल्ट में उतना मत जाओ, राइट? आपको भी एज अ पेरेंट ग्रो करना है। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप भी सीख रहे हो, आप भी बड़े हो रहे हो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हमें पेरेंटिंग किसी ने सिखाई नहीं है, नहीं, राइट? कि एक नन्ही सी जान को हमें कैसे इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट अडल्ट बनाना है, टैंट्रम्स कैसे हैंडल करने हैं, बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, तो ये सब चीजें हमें किसी ने सिखाया नहीं है, राइट? सो दैट इज वेयर पेरेंटिंग कोचेज आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपको टूल्स देते हैं कि आप कम टाइम में भी बच्चे के साथ कनेक्ट कर सको, वो ट्रस्ट बना सको, राइट? और जिसकी वजह से आपकी पेरेंटिंग जर्नी और इजी हो सके। ओके, तो जैसे आपने बोला कि टेंड्रम और ग्रो करना है इंडिपेंडेंट, तो मुझे जहाँ तक समझ है कि जब बच्चा पैदा होता है, हर एक बच्चे का एक माहौल होता है, उसमें वो बड़ा होता है और उसकी एक नीड होती है, सबकी एक नीड होती है, बच्चे की भी नीड होती है और मदर की भी एक नीड होती है। तो उसमें आप क्या सजेशन देंगे न्यूली मदर को कि कैसे वो दोनों कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि बच्चा न्यू है, किसी के सजेशन से वो काम नहीं करेगा, राइट? जैसे हम एल्डर से सजेशन लेते हैं, वो ऐसा हुआ था, बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप कितना अभी मानती है कि वो एग्री करता है? सबसे पहले तो न्यू मॉम्स को सबसे ज्यादा है कि आस्क फॉर हेल्प, आप मदद मांगो, बेशरम हो के मदद मांगो। क्योंकि हम कैसा लगता है अब मैं माँ बन गई हूँ, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है, हाँ। बच्चे को भी देखना है, बच्चे के कपड़े भी धोने हैं, उसको खाना भी सही देना है, बाकी सारी चीजें करनी है, मैंने खुद किया है, ठीक है, बट मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था और मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं मदद मांगूंगी तो मुझे मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मदद करने के लिए, बस उनको पता नहीं है कि कैसे करनी है, राइट? सो नई मॉम के लिए स्पेशली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मदद मांगो, ताकि आप अपने ऊपर भी ध्यान दे सको। उनको रिकवरी करना बहुत जरूरी है, राइट? और जब हम मदद मांगते हैं तब हमें खुद के लिए टाइम मिलता है, तो हमारा जो इमोशनल कप जब हमारा फुल होता है, जब हम खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो हम और अच्छे से बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, जी, उसको वो एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिसमें बच्चा जो है वो थ्राइव करे, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली न्यू मॉम्स, आई थिंक सारी मॉम्स के लिए ही इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे करते हैं, जब माँ बन जाते हैं तो हमें सिर्फ हम माँ ही बन जाते हैं, और फिर जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तब हमें लगता है कि अरे मैं तो सिर्फ माँ ही बन के रह गई। हाँ,
मैंने जो पढ़ाई करी, जो मैंने काम, जो बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या उनको उतना मन से होता है कि नहीं मुझे बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है जी। फिर जब बच्चा इंडिपेंडेंट होने लग जाता है, उसके दोस्त हो जाते हैं, एक्टिविटी क्लासेस हो जाती है, फुल टाइम स्कूल हो जाता है, तब उन्हें लगता है यार मैं अब क्या करूं, राइट। तो फिर और वो ज्यादा गिल्ट में चले जाते हैं। तो इसीलिए आप जितना सपोर्ट ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, वो मांगो, अपने ऊपर भी ध्यान दो, तब आप जब ज्यादा खुश रहोगे। अ हैप्पी मॉम इज बेटर देन अ परफेक्ट मॉम। यस, राइट, परफेक्ट लाइन। so that is what you have to do. ये फीलिंग है और उस फीलिंग पे काम करनी है बच्चे के साथ, और अपने आप को भी शांत रखना है। वो कैसे सॉर्टेड हुआ? ओके, सो को रेगुलेशन जो मैं टेक्निक बता रही हूँ, उसमें कैसे होता है कि अगर मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊं, तो सबसे पहले है कि आपको काम रहना है। ओके, यू हैव टू पॉज, खुद से एक लंबी गहरी सांस लें, या फिर अपने आप को रिमाइंड कराएं कि वो बच्चा है, उसे नहीं पता है। हाँ. तो सबसे पहले हमें खुद को काम करना है। हाँ. सेकेंड पॉइंट इज कि आप बच्चे की फीलिंग्स वैलिडेट करें। हम ऐसे नहीं कर रहे अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ टूट जाता है, कुछ हो जाता है तो हमें लगता है अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है यार, हो गया, अरे कुछ ये दूसरा कुछ देख लो, दूसरा टॉय ले लो। तो उसकी जगह जब हम बच्चे को बोलते हैं आई नो बेबी ये तुम्हारा टॉय टूट गया, यू आर फीलिंग वेरी अपसेट, राइट, तो उसको भी ऐसा लगता है कि अच्छा मम्मी को समझ में आ रहा है कि मुझे क्या फील हो रहा है। ओके, राइट। एंड फिर जब बच्चा काम हो जाता है, जब शांत हो जाता है, उसके बाद हम उसको बताते हैं कि हम दूसरे टॉय के साथ खेल सकते हैं, या फिर हम आज चॉकलेट नहीं खाते हैं, चॉकलेट खाने से आपके दांत खराब हो जाते हैं। तो जब हम उसको समझाते हैं, जो कनेक्शन बिफोर करेक्शन बोलते हैं, तो वो टेक्निक जब हम यूज करते हैं, तब हम बच्चे को एक्चुअली समझा पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। आजकल पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात बहुत होती है कि पॉजिटिव थॉट रखना है, तो वो कैसे वर्कआउट होता है बच्चों के ऊपर? तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या नहीं है, राइट। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव पेरेंटिंग को परमिसिव पेरेंटिंग से कंफ्यूज करते हैं कि उन्हें लगता है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग या जेंटल पेरेंटिंग में ना नहीं बोलना है। ओके, राइट, बट ऐसा नहीं है। पॉजिटिव पेरेंटिंग ये कहता है, उसका फाउंडेशन ये है कि आप बच्चे के साथ कनेक्शन बनाओ, आप ट्रस्ट बिल्ड करो, आप प्यार से बाउंड्रीज में रह के बच्चे को डिसिप्लिन सिखाओ। हाथ उठा के, चिल्ला के, डरा धमका के जब आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग में ऐसा है कि आपको चीखना चिल्लाना नहीं है, बट आपको बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। और ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी मेरी एक मम्मी है जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, राइट, और एक कोई दूर की चाची है ठीक है, अगर वो दोनों सेम चीज बोलेंगी, हाँ, तो मैं किस पे ज्यादा ट्रस्ट करूंगी, किसके बारे में सुनूंगी? मम्मी पे, हाँ, राइट। तो इसीलिए जब वो कनेक्शन होता है, जब वो ट्रस्ट होता है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि मम्मी जो है वो सही बोल रही है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये तब हो जाता है जब बच्चा बड़ा होता है, राइट। जब बच्चा टीनेजर होता है, तब तो आप उसको डरा धमका नहीं सकते हो, मारपीट नहीं सकते हो, क्योंकि आप बच्चा बड़ा हो गया, आप हाथ नहीं छोड़ना चाहोगे, प्लस उनपे असर भी नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो तब ये जो ट्रस्ट और कनेक्शन आपने बिल्ड करा है वो बहुत काम आता है, क्योंकि आजकल के जमाने में, डिजिटल एज में, बच्चों के पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। तो क्या चीज सही है, क्या गलत है, वो किससे पूछेगा? हाँ, लेकिन जब आप पेरेंट्स जब उनके साथ ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करके रखेंगे, तब आप उनका सोर्स ऑफ ट्रूथ बन सकते हो, यस, राइट। अदरवाइज तो वो अपने दोस्तों को पूछेगा, इंटरनेट पे ढूंढेगा, और वहां पे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। स्पेशली जब वो मिस्टेक्स करेगा एज अ टीनेजर, तो वो अगर आपका वो ट्रस्ट और कनेक्शन नहीं है बच्चे के साथ, तो वो कभी आपके पास आएगा नहीं, राइट। हमें भी ऐसा लगता था यार मम्मी को नहीं बताना, मम्मी से डांट पड़ेगी, हाँ, राइट। तो बहुत बार हम गलतियां कर जाते थे, जो हो सकता है कि बहुत छोटी गलती होती है, उसको सुधार सकते थे, बट वो बहुत बड़ी चीज में बन जाती है। तो इसीलिए पॉजिटिव पेरेंटिंग कहता है कि आप अपने बच्चे से कनेक्शन बनाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो, और बाउंड्रीज के साथ प्यार से आप उनको समझाओ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मारना पीटना या चीखना चिल्लाना, स्पेशली फियर बेस्ड पेरेंटिंग, डराना नहीं है बच्चों को, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट। तो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट।
हाँ, जैसे आपने बोला टीनेजर में बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते पेरेंट्स से, वो अपनी बातें छुपाते हैं। तो उस टाइम में जैसे बच्चे तो आगे बढ़ गए हैं, अभी बहुत सारी मम्मियाँ होंगी उस जोन में जो जिनके बच्चे टीनेजर हैं और उनसे बातें शेयर नहीं करते होंगे, तो उनके लिए क्या टिप्स होगी आपके पास? अगेन सेम कनेक्शन आप उनके साथ बनाइए। हम क्या करते हैं ना, हम बच्चों पे स्पाई करना शुरू कर देते हैं। हाँ, है ना, कि किसके साथ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, उसने मुझे झूठ बोला, वो सब हम एज अ स्पाई उसको देखने लग जाते हैं, इसमें नजर रखने लग जाते हैं। वो मोहल्ले वाली आंटी जैसे होती है ना हम उसकी जगह जब हम बच्चों के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ कि अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुम टाइम से घर आ जाओगे, रादर देन 10 बार कॉल करने के, आए क्या, कहाँ हूँ, कहाँ पहुंचे, राइट। मैं उसको अगर ऑनलाइन मतलब जाने दे रही हूँ, लैपटॉप दे रही हूँ या मोबाइल दे रही हूँ, तो अगर मैंने उसको सिखाया हुआ है कि भाई ये डिजिटल लिटरेसी है, ये वेबसाइट या इस तरह के लोगों से बात नहीं करनी है, आपको इस तरह से यूज करना है, इतनी देर यूज करना है, जब मैं ऑलरेडी उसको बता दूंगी और मैं उस पर ट्रस्ट करूंगी कि ठीक है मुझे पता है कि तुम यूज कर रहे हो, किस तरह से यूज कर रहे हो, तो बच्चा भी थोड़ा फ्री हो जाता है। जी बिल्कुल, राइट। तो वो और उसको अच्छा लगेगा, हाँ यार मम्मी मुझे ट्रस्ट करती है, तो उसमें खुद से वो आ जाता है कि नहीं मुझे मम्मी से झूठ नहीं बोलना है। अगर मैं मम्मी को बता भी दूंगा तो मुझे डांट नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा ऐसा होता है कि टीनेजर्स में उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम बच्चों को डांटते हैं या ब्लेम करते हैं या उनको नीचा दिखाते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुमने ही सही डिसीजन नहीं लिया होगा, तुमको क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की, तुम्हें समझ में नहीं आता है, राइट, तो उनको लगता है यार हमेशा तो गलती मेरी होती है, तो मैं क्यों ही बोलूं मम्मी को। तो जब हम वो कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करते हैं, जब हम उन पे ट्रस्ट दिखाते हैं, तो वो हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाते हैं और हमसे बातें शेयर करना शुरू करते हैं। लेकिन आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसको सुधारने का जब तैयार ठान लेते हो, तो वो सही है, रादर देन उसको छुपाओ या फिर दोबारा करते रहो, या फिर वो वो थोड़ा अजीब हो जाता है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि मारना डांटना नहीं चाहिए बच्चे को, तो पहले के टाइम में जैसे हम जब बड़े हो रहे थे, हम अपने बचपन के टाइम देखे तो हमें तो डांट तो पड़ी ही है, मुझे मार नहीं पड़ी है लेकिन डांट तो मुझे पड़ी है बहुत डांट पड़ी है। मैं इतनी बदमाशी करती थी, मैंने घर में जो भी बदमाशी है वो मेरे नाम की है तो डांट पड़ती थी। और एक मम्मा का टोन था, वो जब बोलती थी तो हमारे सब खड़े हो जाते थे कि भैया मम्मी गुस्से में आ गया और पापा एक नजर देख लेते थे और एक निक नेम होता है उस नेम से पुकार लेते थे तो हमें पसीने छूटने लगते थे तो वो चीज था कि हम अपने अंदर रखे थे कि मम्मी का डर है, पापा का डर है और वो गलती नहीं करना है। तो आज के टाइम में बच्चे में इतना ज्यादा फ्रीडम देखा जाता है कि बच्चे उलट के मम्मा या पापा को रिप्लाई करते हैं या फिर डिसिप्लिन के नाम पे जो होता था, तो वो चीज कैसे मेंटेन हो। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स की ये है क्योंकि हम उसी टाइप से बढ़ते हुए आए हैं, ग्रोन अप वैसे हुए हमारे उसमें है, अंदर में है कि हम पेरेंटिंग ऐसी करें। लेकिन अभी के टाइम में वो रिप्लाई आ जाना और डिसिप्लिन हम कैसे करें अपने बच्चे को, तो वो कैसे करें हम। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें मारा डांटा, एंड टू बी ऑनेस्ट वो देखो मारना डांटना कभी भी ओके नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमारे पेरेंट्स ने किया क्योंकि उनको पता नहीं था कि जब हम बच्चे को मारेंगे डांटेंगे तो उसके ब्रेन पे क्या असर होगा, उसकी पर्सनालिटी पे क्या असर होगा। उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट किया कि उन्होंने जो देखा सीखा उस टाइम पे हो रहा था, और उस टाइम पे कैसे था, वो एक चलन होता है ना, सब उसी तरह की ही पेरेंटिंग फॉलो कर रहे थे और सबको उसी तरह से आता था, और हमें भी वो समझ में आता था कि अच्छा ठीक है अगर मम्मी ने आंख दिखा दी है तो हमें ये चीज करनी है, राइट। उनकी जो बाउंड्रीज होती थी वो बहुत क्लियर होती थी कि अगर तुम्हें 7 बजे घर आना है तो घर आना ही है, राइट। तुम्हें ये खाना दाल चावल मिला है तो तुम्हें दाल चावल खाना है, तुम पिज्जा और पास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें खाना है खाओ, नहीं आना है मत खाओ। सो दैट इज बाउंड्री, राइट। दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट। अब वो क्या रीजन होता था, क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं होता था, उतना फाइनेंशियल इक्विप्ड नहीं थे, बट उन्होंने वो बाउंड्रीज उसकी वजह से करा।
अभी हम बहुत बाउंड्रीज में बहुत इनकंसिस्टेंट हो गए हैं, राइट? कि अगर हम बोलते हैं बच्चे को कि नहीं आज जंक नहीं खाना है, लेकिन दूसरे दिन हमें ऐसे टायर्ड है, खाना बनाने का मन नहीं है, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार तुम पिज्जा ऑर्डर कर लो, राइट? फिर उसको लग रहा है अच्छा आज कर सकते हैं, फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बच्चे के साथ ग्रोसरी स्टोर जाते हैं या टॉय स्टोर जाते हैं, तो एक दिन हमने बच्चे को मना कर दिया कि चॉकलेट नहीं लेना है, फिर बच्चा रोया, थोड़ा जमीन पे लेट गया, फिर थोड़ा और उसने हंगामा किया, तो फिर हमें ऐसे एम्बैरेसमेंट हो जाता है कि अरे यार लोग क्या कहेंगे, ठीक है चलो दिला देते हैं। फिर दूसरी बार हमने ना करने की कोशिश करी, बच्चा और रोया, फिर हमने अपनी एम्बैरेसमेंट को बचाने के लिए हमने फिर से दिला दिया। तो हम बच्चे को क्या कंडीशन कर रहे हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी, या मैं और ज्यादा रोऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी या टॉय मिलेगा, राइट? तो हम जो बाउंड्री सेट करें हम उस पर कंसिस्टेंट नहीं है, राइट? और अब हमें ये समझ में आ रहा है कि डांटने से या मारने से जो बच्चे का ब्रेन ग्रोथ होता है वो बहुत इम्पैक्ट होता है। तो अभी ये तो हमें समझ में आ गया है, बट अब करना क्या है ये नहीं समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं कि हम सब जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली इसके लिए हम एक टेक्निक बोलते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच। तो जब हम पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच यूज करते हैं तो हम बच्चों को वो बाउंड्री सेट करते हैं कि मैंने तुम्हें ना बोल दिया है, आई नो बेबी यू वांट द चॉकलेट, बट हम डिनर में चॉकलेट नहीं खाते हैं, डिनर में हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं, क्योंकि शुगर से तुम्हारी तबीयत नहीं सही रहती है। क्योंकि जब हम बच्चे को शुगर देते हैं तो बच्चे के दिमाग में बहुत सारे पॉप्स होने लग जाते हैं, वो बहुत हाइपर एक्टिव जैसा बिहेव करने लग जाता है कि उछलेगा दौड़ेगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वो शुगर हाई हो गया है, राइट? तो हम वो बच्चे को जब हम प्यार से बताते हैं कि आई नो बेबी तुम्हें चॉकलेट चाहिए बट अभी तो नहीं दे सकते, हम ऐसा कर सकते हैं कि कल दिन में खा सकते हैं, या आपने जो भी बाउंड्री सेट करी हुई है कि हम संडे को खाएंगे, राइट? स्क्रीन्स को लेके बहुत ज्यादा होता है कि आज बोलेंगे कि नहीं तुम्हें आधा घंटे ही स्क्रीन देखना है, कल अभी पेरेंट्स को कुछ काम आ गया, उनको कहीं जाना है, तो वो बोलते अच्छा ठीक है तुम देख लो 1 घंटा स्क्रीन। तो बच्चे को हम कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए बच्चे और रिबल करते हैं, वो बाउंड्रीज पुश करने की कोशिश करते हैं कि कल तो आपने बोला था देख लो, अब आज तो मना कर रहे हो, राइट? कल तो आपने मुझे चॉकलेट दे दी थी, अब आज मना कर रहे हो। तो वो इसीलिए बच्चा आपसे बैक टॉक करेगा, आपको क्वेश्चन करेगा, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं है। तो जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करते हैं, तब हम बच्चों के साथ और बेटर कनेक्शन बना सकते हैं। कनेक्शन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव डिसिप्लिन, कि जब हम कनेक्शन बनाते हैं, जब हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा आपकी बात सुनेगा। मम्मी आज भी ना बोल रही है, कल भी ना बोलेगी, परसों भी ना बोलेगी, मतलब वो मुझे नहीं मिल रहा है। सेम जो हमारे जमाने में होता था कि हमें जो बर्थडे ड्रेस है वो बर्थडे पे ही मिलेगी, नया ड्रेस। yes. हम चाहे 4 बार बोल ले लेकिन हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें कोई टॉय चाहिए तो वो जब हमें बोला गया है हमें तभी मिलेगा। जी बिल्कुल। डिलेड ग्रेटिफिकेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल क्या होता है कि ये जो ब्लिंकिट, जेप्टो, 10 मिनट डिलीवरी होता है, हमारा काम आसान कर रहा है बट बच्चों में पेशेंस कम कर रहा है, राइट? उनको ऐसा होता है कि अच्छा कुछ भी चाहिए 10 मिनट में आ जाएगा। तो वो जो वेट करना है किसी चीज के लिए, और हम इतने इक्विप्ड हैं, हमें लगता है हमें नहीं मिला, हमारे बच्चे को क्यों हम करें। जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन वो उससे हम बच्चों को पेशेंस नहीं सिखा रहे हैं ना। तो जब बच्चे में पेशेंस ही नहीं है कि मुझे अभी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो रोना, चीखना, चिल्लाना, बैक टॉक करना, हिटिंग, बाइटिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे जब अपना एंगर एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी करते हैं, राइट? तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज अगेन समथिंग दैट वी नीड टू फॉलो, कि अगर हमने बच्चे ने अगर मान लो रात में 10 बजे आइसक्रीम मांगी, तो हम उसको रात में 10 बजे आइसक्रीम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यार आ जाएगी 10 मिनट में, बच्चे ही तो खा ले आइसक्रीम, हमें नहीं मिलती थी लेकिन हम तो बच्चे को दे सकते हैं ना। बट हमें ये समझना जरूरी है कि वो बच्चे के लिए सही है, राइट? तो जब हम ये बच्चे के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि क्या जो हम कर रहे हैं वो बच्चे के लिए ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि क्योंकि मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ इसलिए मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं बच्चे को दे सकती हूँ, मैं बच्चे को डिप्राइव नहीं करना चाहती हूँ, अपने बचपन की मैं जो कमियां हैं वो मैं उस पर नहीं डालना चाहती हूँ, तब चीजें बेटर हो जाती है।
जी बिल्कुल। और ये ना कहने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं तुम्हें दे नहीं रही। हाँ ना कहने का मतलब ये होता है कि अभी नहीं मिल रहा है राइट तुम्हें, क्योंकि तुम जिस टाइम मांग रहे हो वो जरूरी नहीं है वो राइट टाइम है। एग्जैक्टली और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हर कुछ देना चाहता है, हर कुछ, लेकिन उस टाइम में क्या होता है कि बच्चे जब डिमांड करते हैं जरूरी नहीं है वो राइट टाइम हो, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और पेरेंट के इकोनॉमी के अनुसार, या जो भी कह ले। बहुत चीजें मदर समझती हैं, फादर समझते हैं, बट बच्चे नहीं समझते उस चीज को। वो डिमांड करते हैं कि अभी मुझे वीडियो गेम चाहिए, अभी मुझे यही नोट कॉपी चाहिए, यही पेंसिल चाहिए। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्योंकि इसलिए नहीं मिल सकती कि मैं दे नहीं सकती, इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा बोला कि इसलिए कि मैं दे नहीं सकती, बट इसलिए क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है इस चीज की। मोबाइल्स के लिए बहुत आजकल हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को ऐसा चाहिए, फोन चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें फोन? हाँ, जब तक आप 15-16 साल के नहीं हो जाते, जब तक आपको समझ में नहीं आता कि फोन या सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, मैं नहीं दे सकती। तुम्हें जरूरत नहीं है इस चीज की। विच इज वेरी नाइसली आपने जो उसको बोला। हाँ, जैसे आपने स्क्रीन टाइम की बात की, तो स्क्रीन टाइम में एक चीज होता है कि बच्चे से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हाफ एन आवर तो हाफ एन आवर, फिर होगा कि ब्लैकमेल कि देखो अगर तुम अभी एक 1 आवर देख लिए हो तो मैं ये चीज तो नहीं दूंगी। यहाँ कटौती, वहां पे ऐड, और सब्सट्रैक्शन एडिशन सब चलते रहता है पेरेंट्स का कि नहीं ये नहीं तो वो नहीं। तो ये जो स्क्रीन टाइम है उसके लिए जो हम बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, उसको कैसे मैनेज करें, इमोशनली कैसे हम उनके साथ अटैच हो इस टाइम पे। और मतलब स्क्रीन टाइम ऐसा नहीं, मैं नहीं मानती कि आप देखना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, लेकिन एक बाउंड्री में देखनी चाहिए। लेकिन जब वो देख रहे होते हैं तो वो क्या देख रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी छोटे छोटे होते हैं और रील्स देखते हैं जो कि एडल्ट लोग देखते हैं, बड़े लोग देखते हैं। इवन एडल्ट से मतलब मेरा बहुत वो नहीं है, लेकिन जो उनकी जरूरत की चीजें नहीं है वो भी देखते हैं। तो वो सब अगर हम पेरेंट हैं तो बच्चों को प्रोवाइड करें एक पर्टिकुलर चीज के लिए, लेकिन लोग अलग रास्ता देखने लगते हैं। अभी बच्चे लोग बहुत सारा रील बना रहे हैं और उसको जो बच्चे देखते हैं ना कि ये छोटा बच्चा रील बना रहा है तो मैं भी कुछ एक्टिंग करूंगा कैमरा लेके, ऐसे ऐसे। उस सब पे हम कैसे काम कर सकते हैं? आई वुड से कि स्क्रीन टाइम बच्चों का नहीं, बड़ों का भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हाँ, राइट, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। क्योंकि हम ही अगर सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमें 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। राइट, तो सबसे पहले तो हमें अपना स्क्रीन टाइम मैनेज करने की बहुत बड़ी जरूरत है कि हम इतने यूज टू हो गए हैं स्क्रीन के कि हम खुद खाली नहीं बैठ सकते। हाँ, आपने कभी भी अगर नोटिस करा होगा कि हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर खाली बैठे हमें कुछ नहीं करना है तो हमारा बाय डिफॉल्ट हाथ फोन पे चला जाता है, देखेंगे कुछ नहीं देखना है, वो देखेंगे नोटिफिकेशन आया है नहीं आया, मैसेज का रिप्लाई करा नहीं करा, कई बार कुछ होता नहीं है, बस खाली खोल के देख के रख जाते हैं। क्योंकि वो हम ऐसे कंडीशन हो गए हैं कि बाय डिफॉल्ट वो बोरियत जब होता है तो वो खालीपन जो हम भरना चाहते हैं वो हमारा बाय डिफॉल्ट स्क्रीन से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात होता है क्या है कि जब हम स्क्रीन देखते हैं वो एक रील 2 घंटे का स्क्रीन टाइम क्यों हो जाता है? क्योंकि एज पर ब्रेन साइंस जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हमें डोपामिन हिट मिलता है, विच इज बेसिकली हैप्पी हार्मोन्स हमारा ब्रेन जो है वो रिलीज करता है। तो हमें लगता है और थोड़ा देख ले, और थोड़ा देख ले। और आजकल जो रील्स बन रहे हैं, जो पैटर्न बन रहे हैं, वो उस तरह से और बनते हैं। तो सेम चीज बच्चों के साथ भी होती है, क्योंकि आजकल जो शोज बन रहे हैं वो बहुत फ्लैशी होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत एडिक्टिव होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं। तो बच्चे को लगता है वाह यार और थोड़ा देख ले, और थोड़ा देख ले, तो उनको भी वो डोपामिन हिट मिल रहा है। तो इसीलिए जब हम स्क्रीन बंद करते हैं, जब हम उनसे छीन लेते हैं कई बार गुस्से में, तो इसलिए वो रोना और टैंट्रम्स चालू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि वो डोपामिन हिट का रिप्लेसमेंट चाहिए। तो स्क्रीन ना होके हम बच्चे को कैसे इंगेज करें कि उनको सिमिलर तरह की खुशी मिले। आउटडोर प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमेशा ऐसा करना चाहिए कि जब आप स्क्रीन जब आप कम कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं तो हमेशा बच्चे को बाहर खेलने भेजो। तो जब वो दौड़ता है, बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है बच्चा, तो वो उसके ब्रेन सिमिलर काइंड ऑफ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। आप जब स्क्रीन बंद कर रहे हो तो बच्चे को सिर्फ स्क्रीन बंद मत छोड़ो,
उसके बाद क्या कर सकता है, वो एक्टिविटी इंगेज करना बहुत जरूरी है। आप बच्चे के साथ कुछ ऐसा एक्टिविटी करो जो बच्चे को पसंद है। ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी बच्चे की तरह पसंद है। तो जब वो हम रिप्लेसमेंट जब ढूंढते हैं तो बच्चे को समझ में आता है, अच्छा इससे भी मुझे खुशी मिलती है, इट्स नॉट ओनली स्क्रीन, राइट। सो दैट इज वन वे कि हम उसको रिप्लेसमेंट जब हम अच्छे से करते हैं एक्टिविटीज से, तब हम बच्चे को स्क्रीन से थोड़ा और दूर रख सकते हैं, राइट। रही बात की रूटीन सेट करना बहुत जरूरी होता है, कि जैसे आपने बोला कि बच्चा क्या देख रहा है, राइट, वो बहुत जरूरी होता है। तो जब हम हाई स्टिमुलेशन शोज देखते हैं, जो रील्स हो गई, ये बहुत हाई स्टिमुलेटिंग होती है, हमारा पेशेंस लेवल कितना कम हो गया है। क्या हम 1 मिनट के रील देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं? नहीं। वो जब तक 3-4 सेकंड में अगर हमें उसे इंटरेस्टिंग लगा तो हम देखेंगे, 30 सेकंड तक देखेंगे, फिर हट जाएंगे। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन टाइम कम हो रहा है। तो सेम थिंग बच्चों के साथ होती है, इसीलिए आजकल कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन का बच्चों में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो हाई स्टिमुलेशन शोज देखते हैं। हाई स्टिमुलेशन शोज एज इन जो बहुत फास्ट मूविंग शोज होते हैं, जल्दी जल्दी कलर्स बदल रहे हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीन बदल रहे हैं, तो जब वो देखते हैं तो उनको प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। सेम थिंग रील्स, बहुत सारे बच्चे जैसे आपने बोला रील्स देखते हैं, तो उनको ऐसे जल्दी जल्दी उनको मतलब पेशेंस अगेन बिल्ड नहीं हो पा रहा है, तो वो फोकस और अटेंशन नहीं आ रहा है। तो अगर आप स्क्रीन दिखा रहे हो तो ऑडिट करो कि क्या बच्चा कंटेंट देख रहा है। वो लो स्टिमुलेशन शोज होने चाहिए। हमारे जमाने में कैसे बोरिंग शोज आते थे, मीना, यू रिमेम्बर मीना और वो चिड़िया वगैरह, तो उस तरह से वो एक चिड़िया, तो वो कैसे बोरिंग लगता था। तो बट दैट इज व्हाट आवर चाइल्ड नीड। क्योंकि उसका ब्रेन उतना फास्ट नहीं मूव कर रहा है, उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। तो वो जब हम लो स्टिमुलेशन शोज दिखाते हैं तो वो प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम हो जाता है। और बच्चे को स्क्रीन बंद करना इजी होता है, क्योंकि वो उसको हुक करके नहीं रखा है, उसको वो मतलब अच्छा लग रहा है, बट इट इज नॉट कि आई वांट मोर। मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, एक के बाद एक वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को लो स्टिमुलेशन शोज दिखाएं। ये बहुत बड़ी बात बताई। और जहां तक आपने जो बोला कि आजकल जो बच्चे रील्स बना रहे हैं, मैं कल ही एक पेरेंटिंग कोच है उनकी रील देख रही थी। तो आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत सारे रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और उसमें अडल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, राइट। बट हमें ये समझना है कि अगर हम बच्चे को इतना एक्सपोजर दे रहे हैं, राइट, पब्लिक डोमेन में, तो बच्चा जो है वो अपनी वर्थ लाइक्स और कमेंट्स से नाप रहा है, राइट। उस पे वो प्रेशर बना पड़ा है कि मुझे हमेशा अच्छा अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे और लाइक्स चाहिए, मुझे और कमेंट्स चाहिए, राइट। तो जब हम वो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, हम भी इन टर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, और अगली बार हम बच्चे को और पुश करेंगे कि और अच्छा करो ताकि और लाइक्स और कमेंट्स आए, या इस तरह से करो या उस तरह से करो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है, बट उनको वो अभी नहीं लग रहा है क्योंकि वो छोटे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे, आप उनके गिरने की नाक से उनकी चीजें निकल रही हैं, वो सही से खा नहीं रहे हैं, वो सब वीडियोस आप डाल रहे हो, उस पे लाइक्स और कमेंट्स तो मिल रहे हैं, बट जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है और वो देख रहा है तो उसके लिए क्या वो सही है? उसके लिए एम्बैरेसिंग है वो। प्लस हम बच्चे की वर्थ उसको ये सिखा रहे हैं कि अगर लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे मतलब यू आर गुड इनफ। तो जो सेल्फ वर्थ है उसका ही कॉन्सेप्ट हम उसके लिए चेंज कर रहे हैं। और इस सब के साथ अगर हम कर भी रहे हैं तो क्या हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है? जब एंगेजमेंट्स लो होंगे, जब लाइक्स नहीं आएगा, कमेंट नहीं आएगा, तब क्या करना है? लो मोमेंट तो आएगा ही, बिल्कुल, राइट। तो हम इसीलिए बच्चे आजकल आप जो इतना एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड केसेस इसीलिए इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को फेलियर हैंडल नहीं करना आता है। हमारे जो जनरेशन है वो आईआईटी कितने साल तक करते थे? 2-2, 3-3, 10-10 साल तक भी करते थे, क्योंकि उसमें वो पेशेंस होता था कि नहीं मुझे करना है, फेल हो गए कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा। अभी बच्चों को एक कोई चीज अगर वो ब्लॉक जोड़ रहा है, वो नहीं जुड़ता है तो कैसे वो फेंक देते हैं कि नहीं हो रहा है ये। जी बिल्कुल, राइट। तो वो उनमें वो पेशेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा है। वो फेलियर को हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है, वो हम उनको नहीं सिखा पा रहे, क्योंकि हम भी नहीं सीख पा रहे हैं। हम भी इतनी फास्ट पेस जिंदगी में रह रहे हैं, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हम 2 मिनट डिजिटल मीडिया से दूर नहीं हो पा रहे हैं, हम भी हर समय उसी होड़ में लगे हुए।
राइट। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट ये हमारे बच्चे को कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आजकल बच्चों में ना एक चीज और नोटिस होता है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, किसी भी बात को लेके वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इवन फ्रेंड्स के साथ भी गुस्सा हो जाते हैं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मतलब ये मैं बात कर रही हूँ 6-7 ईयर के बच्चों में, 4 to 6-7 ईयर के बच्चों में ये बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा हो जाना कि मैं तुमसे नहीं खेलूंगा, तुमने ऐसे बिहेव किया, तुमने ऐसे नहीं बात की। ये क्या हमसे ही कैरी कर रहे हैं? उस पे आप बताइए, और इस पे काम कैसे करें हम? तो जैसे आपने बोला, यस, ये हमसे ही कैरी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो एनवायरनमेंट में रहता है, जो देखता है वो ज्यादा सीखता है, हाँ, बताने की बजाय, हाँ, राइट। तो बच्चे को हम ये नहीं सिखा रहे कि एंगर या इमोशंस कैसे प्रोसेस करने, हाँ, तो हम बच्चे को ये नहीं बता रहे हैं कि जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है बहुत बार, राइट। हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं नहीं प्लीज मुझसे बात मत करो, राइट। हमें गुस्सा आता है तो हम या तो कभी चिल्ला देते हैं, राइट, या फिर हम उसे झड़क देते हैं कि मुझसे मत बात करो। या बहुत बार लोग जो होते हैं, मॉम्स होती है, वो फियर बेस्ड पेरेंटिंग यूज करते हैं, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं नहीं बात करूंगी तुमसे, हाँ, राइट। मम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा है, मम्मा को तुमने सैड कर दिया है, राइट। तो जब हम ऐसे कर रहे हैं तो बच्चे को भी यही सीख रहे हैं कि अच्छा जब गुस्सा आ रहा है या जब सैड हो रहे हैं तो ऐसे ही रिएक्ट करना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें अपने ऊपर तो ऑब्वियसली काम करना है, उसके साथ साथ हमें बच्चों को इमोशंस लेबल करना सिखाना पड़ेगा कि क्या एंगर है, क्या सैडनेस है, क्या हैप्पीनेस है, कब वो एंग्री हो रहे हैं, दिस इज हाउ एंग्री फील्स, एंड वो इमोशन को कैसे हैंडल करना है। कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप किसी को ना मारे, किसी को हर्ट ना करें। जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ब्रीथ कर सकते हो, पानी पी सकते हो, वो जगह से आप निकल जाओ। अगर बच्चा कोई आपके साथ नहीं खेल रहा है तो आप अपना टॉय लेके साइड में हो जाओ, राइट। कोई आपसे शेयर नहीं कर रहा है तो आप दूसरी किसी चीज से खेल सकते हो। तो ये सब चीजें हमें सिखानी पड़ेंगी। जब आप सैड हो तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो सैड है या एंग्री है, राइट। तो हमें वो लेबल करना पड़ेगा, आई नो यू आर एंग्री, यू डिड नॉट गेट दैट, राइट। आई नो यू आर सैड बिकॉज आपका टॉय टूट गया है, राइट। तो वो उसको समझ में, जब वो बच्चा इमोशंस लेबल करना सीखेगा तभी हम उसको सिखा सकते हैं कि वो इमोशंस को प्रोसेस कैसे करना है। बच्चों को जब भी आप कुछ बताते हो कि ये चीज नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है साथ में बताओ। यस, एब्सोल्युटली। क्यों नहीं करूं मैं, वो बच्चे के दिमाग में आता है कि अच्छा ये तो नहीं करनी है, ठीक है, राइट है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो ठीक है, वहां पूछते भी नहीं है बच्चे कि नहीं करना है, क्यों नहीं करना, नहीं पूछते। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं, उनका कहीं माइंड में वो क्लिक करते रहता है, मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ, पर वो बार बार वही चीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उनके पास करेक्ट जवाब होगा क्यों नहीं करना है का, तो वो नहीं करेंगे। जो कहते ना कि बार बार मना कर रहा हूँ, बार बार मना कर रही हूँ, तुम मान नहीं रहे हो, रीजन दो ना, क्यों ना करे वो रीजन दो ना। वो नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन करेक्ट रीजन होना चाहिए। उसको डाइल्यूट करके ना दे तो सही रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ करते हैं और बार बार करते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की। लेकिन कैसे हम समझे उस चीज को कि वो बच्चा जानबूझ के उस चीज को कर रहा है, या फिर वो बस मतलब बस अनजाने में कर रहा है, या फिर वो पेरेंट्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ कुछ, मैं कर रहा हूँ कुछ। तो उस चीज पे हम कैसे काम करें? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो मे बी शायद अटेंशन के लिए वो कर रहे होंगे, लेकिन ये इस पे इमोशनल बिहेवियर काम करता है या कैसे करता है, इसकी डिटेल बताइए मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इस जोन में। राइट। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि दो चीजें होती हैं, एक होता है टैंट्रम और एक होता है मेल्टडाउन। हाँ। तो जब बच्चा रोता है, राइट, या हिटिंग, बाइटिंग, येलिंग, ये सारा चीजें जो ट्रेट्स हैं वो कॉमन होते हैं। हाँ। तो जब बच्चा अगर रो रहा है या फिर मार रहा है या फिर चिल्ला रहा है या जमीन पे लेट गया, तो हमें ऐसा लगता है कि वो टैंट्रम ही कर रहा है, राइट, जिद कर रहा है बच्चा। बट नॉट नेसेसरी कि इट इज ऑलवेज टैंट्रम, राइट। एज आई सेड कि देयर आर टू थिंग्स, टैंट्रम और मेल्टडाउन। अभी ये अलग अलग कैसे होते हैं कि जो टैंट्रम होता है वो कब होता है, जब हम बच्चे को किसी चीज के लिए मना कर देते हैं,
जब उसकी वांट या नीड फुलफिल नहीं होती है। बच्चे ने चॉकलेट मांगी स्टोर में जाके, हमने से बोला कि नहीं, राइट, अब वो बच्चे को चाहिए, तो अब अगेन वो इमोशन कैसे एक्सप्रेस करे, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, राइट, दैट इज टैंट्रम। तो उसका ट्रिगर अलग है, उसको हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम हैंडल डिफरेंटली तरीके से कर सकते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज उस पर फिर से बता सकते हैं अच्छे से कि नहीं भाई आज नहीं कर सकते, हम तब कर सकते हैं, तब खा सकते हैं, आज ये टॉय नहीं दे सकते, तुम्हारे बर्थडे पे वी कैन गिव यू दिस टॉय, राइट। तो टैंट्रम का ट्रिगर अलग होता है, उसको हैंडल करने का तरीका होता है, उसकी नीड अलग होती है। और टैंट्रम कब बंद होता है, जैसे ही बच्चे को अटेंशन मिल जाता है, जैसे ही बच्चे की नीड फुलफिल हो जाती है, वो टैंट्रम खत्म हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं। बट मेल्टडाउन में क्या होता है कि बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, हम कुछ भी दे दें, कुछ भी कर ले, बट बच्चा चुप ही नहीं होता है। तो वो मेल्टडाउन होता है क्योंकि वो इमोशनली ओवर स्टिमुलेटेड है, उसको भूख लगी है, वो टायर्ड है, वो स्लीप विंडोज का निकल गया है। तो तब बच्चे को समझ में नहीं आता, बहुत उसको ओवर स्टिमुलेशन फील होता है, या बहुत भीड़ वाली जगह में चले जाते हैं तो बच्चे बहुत रोते हैं, क्योंकि उनके कान में बहुत सारी नॉइज जा रही है, राइट। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रोसेस करना है, उन्हें शांति में रहने की आदत है। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे वो जो रोना या क्लिंगीनेस या क्रैंकीनेस होती है, वो आप डाइवर्ट नहीं कर पाते हो। तो वो बच्चे को हमें हेल्प करना पड़ेगा वो इमोशंस प्रोसेस करने को, राइट। तो जब हम, जैसे अगर भूख लगी है तो बच्चा ये नहीं बताएगा कि भूख लगी है, चिड़चिड़ करता रहेगा, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा करता है। लेकिन जब हमें समझ में आएगा अच्छा इसने तो कुछ खाया नहीं है, ये तो टाइम हो गया, उसको भूख लगी होगी, तो जब हम वो अनमेट नीड अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको खाने को दे देते हैं, तो बच्चा शांत हो जाता है। उसका जब स्लीप विंडो चला जाता है, कि बच्चा जनरली 9 से 10 के बीच में सोता है, बट अब 10:30 बज गया है, राइट, तो बच्चा रोने लग जाता है, नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो फिर हमें बच्चे को सूद करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और फिर उसे जब हम सुलाते हैं, जब उसकी नींद पूरी हो जाती है, तब वो रिलैक्स हो जाता है। तो हमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ट्रिगर्स से, कि वो क्या ट्रिगर है, और उससे हम समझ सकते हैं कि वो टैंट्रम है या मेल्टडाउन है, और उसको उस हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं बात कर रही हूँ 7-6 से ऊपर के बच्चे का, मतलब ये क्लासेस की बात कर रही हूँ, जो पढ़ रहे हैं। और वो अभी ऐसा हो गया है ना कि उनको जल्दी से ग्रो करना है। बच्चे फास्ट लगे हुए हैं कि मुझे ग्रो करना है, मुझे अपने इन्वायरमेंट में फिट होना है। उनकी अलग रेस चल रही है। पेरेंट्स का है कि वो रेस में वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं, जो कि हर जनरेशन में, मुझे लगता है कि हर जनरेशन में यही होता आ रहा है। लेकिन अभी का जनरेशन, हम बहुत स्लो थे, अभी बहुत फास्ट चल रहा है, मतलब वो कनेक्शन टच नहीं कर पा रहे हैं हम। तो ऐसा भी है कि बहुत सारी चीजें पे हम एज ए पेरेंट्स, हमको नॉलेज ही नहीं है, हम वो समझ नहीं पा रहे हैं। पेरेंट्स बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम अपने अंडरस्टैंडिंग से उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं निकल ना जाए। और उसके मल्टीपल्स रीजन हो सकते हैं हमारे सामने। एज ए पेरेंट्स बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे फैक्टर्स को देखनी पड़ती है। तो क्या हम वो बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे, और कैसे कर पाए टीनेजर के साथ, जो अंडर 10 क्लास के बच्चे हैं, उनके साथ कैसे करें? तो अगेन, मतलब आपने जैसे बोला कि कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, हाँ, राइट। लेकिन कनेक्शन बिल्ड करने के लिए लोगों को टाइम स्पेंड करना है। हाँ, अभी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के पास सबसे पहले तो टाइम नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को, तो वो सारा काम निपटा के फिर वो आते हैं कि अच्छा चलो अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो वो वीकेंड्स के लिए देखते हैं कि पिकनिक पे जाएंगे, मॉल जाएंगे, बच्चों को शॉपिंग पे लेके जाएंगे, या फिर प्ले एरिया लेके जाएंगे। बट हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों को क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए। हमें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो जैसे बहुत सारे लोग हाइब्रिड मॉडल में काम करते हैं कि घर से भी काम करते हैं, बाहर से भी काम करते हैं। तो जब आप एक घर पे हैं या घर पे काम कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, आप बच्चे के साथ जाके बैठ सकते हो, राइट। बच्चा क्या कर रहा है उससे बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो और बच्चे को भी ऐसे नहीं चाहिए कि आपको बहुत सारा टाइम देना है, क्योंकि बच्चों का भी जो एक बात करने का या कॉन्सेंट्रेशन का है वो 10-15 मिनट ज्यादा। तो वो 10-15 मिनट आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
बहुत सारे पेरेंट्स अगर बात करते भी हैं बच्चों से, स्पेशली टीनेजर से, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ाई करी कि नहीं करी, तुमने वो एक्टिविटी करी, तुमने इतना क्यों छोटा परफॉर्म करा, ज्यादा क्यों नहीं परफॉर्म करा, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट जब हम उनसे एक्चुअली बात करेंगे उनके इंटरेस्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को वीडियो गेम में इंटरेस्ट है, अच्छा कौन सा वीडियो गेम खेल रहे हो, क्या है इसमें, क्या होता है, मुझे सिखाओगे क्या, राइट। तो जब बच्चे को हम ऐसे सुपीरियर करते हैं कि मुझे सिखाओगे क्या, तो वो बच्चे में, जैसे मैंने बोला था कि टीनेजर्स में बहुत ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम चाहिए, तो जब हम उनसे सीखने की चाह रखते हैं तो हम उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप उनके जो इंटरेस्ट है उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए, रादर देन आप उनको खींचें। जैसे एज अ अडल्ट भी अगर हम देखें तो अगर जैसे मैं अपने फादर इन लॉ के साथ जब बैठती हूँ तो मेरे फादर इन लॉ को आजकल स्टॉक्स में और शेयर में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो जब वो मुझसे उसके बारे में बात करते हैं तो मैं आधा अधूरा सुनती हूँ, हाँ ठीक है उन्होंने बता दिया, थोड़े वर्ड सुन लिए मैंने, राइट। बट जब वो मुझसे कुछ पेरेंटिंग रिलेटेड बात करते हैं कि ये मैंने देखा कि बच्चों पे ये असर हो रहा है या ये नई रिसर्च चाहिए, तो मैं और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती हूँ, अच्छा क्या बोल रहे हो आप। और वो डिस्कशन जो होता है वो एक्चुअल रियल डिस्कशन होता है। तो जब आप अपने बच्चे से उस बारे में बात करते हैं जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है, तो बच्चा और ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है और वो आप बॉन्ड कर सकते हो, उस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। और इससे ये बहुत बड़ी बात निकल के आएगी कि आप बच्चे को रियली में समझ पाओगे कि उसका इंटरेस्ट क्या है। और ये नहीं है, मान लीजिए कि वो आपको इंटरेस्ट एरिया का नहीं बात कर रहा होगा, मे बी वो मूवी की बात कर रहा होगा, लेकिन मूवी में भी एक छोटी सी मूवी 2-3 आवर की मूवी में भी अगर उससे आप पूछे कि आपको क्या इस स्टोरी से, इस पार्ट से क्या अच्छा लगा या इस कैरेक्टर से क्या आपने समझा, वो बच्चा आपको बता देगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जब वो डिफाइन करना शुरू करेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करेगा, तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस एंगल से सोचता है। नहीं, और बच्चे बहुत स्मार्ट है आज के टाइम में, मुझे मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसे स्मार्ट है। मतलब छोटे छोटे बच्चे और बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हमारे पास उसका जवाब नहीं होता है। तो हाँ, अगर हम बात करें तो हम बेहतर बच्चों को समझ पाएंगे, अपने ही बच्चों को बेहतर समझ पाएंगे। और जब हम उनसे एडवाइस मांगते हैं ना तब वो और समझ में आता है। हाँ। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके ऑफिस में कुछ हुआ, ठीक है, तो आप उनको बोलेंगे यार वो ना मेरी उससे बात हो रही थी, फिर जैसे उसने बात करी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं बात करूंगी अब अगली बार से उससे। तो फिर जब आप ऐसे बच्चे के साथ शेयर करते हैं तो बच्चे क्या ओपिनियन देते हैं उस पर, तो आप उससे समझ में आता है। अगर वो बच्चा बोले कि हाँ हाँ वो ऐसे बात करता है उससे मत बात करो, तो मतलब हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि जो आपने रिपेयर, जो रप्चर हुआ है उसको रिपेयर नहीं कर सकते। उसके में दिमाग में वो आ रहा है कि अगर आपसे कोई गलत तरीके से बात कर रहा है या आपकी जब लड़ाई हो गई है तो आप उसे सॉर्ट नहीं करना चाह रहे हो, राइट। बट अगर बोलता है कि हाँ हो जाता है, आप उनसे बात करके देख लो क्या हो गया, एक बार उनसे डिस्कस कर लो, तो हम वो समझ पाएंगे कि बच्चे का माइंडसेट इज कि अगर लड़ाई हो जाती है तो वो सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम उनसे एडवाइस मांगते हैं, जब उनसे डिस्कस करते हैं, तो हमें उनका नजरिया भी पता चलता है और ऑब्वियसली फिर हम, जैसे आपने बोला, हम बात करके उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और ये खाने का जो आपने बात करी, बहुत सारे बच्चे को होता है कि खाना ही नहीं खाते हैं और उसके पीछे पूरी 1 आवर तो जाती है कि खा लो खा लो, हर मिनट पे खाओ भाई, इधर क्यों देख रहे हो, उधर क्यों कर रहे हो, इधर जंप क्यों कर रहे हो। और छोटे बच्चों में ये देखा जाता है, छोटे से बच्चे में, कि वो घूमते रहते हैं, मम्मा पीछे पीछे चलती रहती है या फिर कुछ कुछ करके खिलाना पड़ता है, ऐसा है। और मैं एक डिफरेंसेस नोटिस की हूँ फॉरेन में, हम बच्चे को खिला रहे होते हैं और फॉरेन में होता है कि बच्चे को उसी एज के बच्चों को दे दिया जाता है खाना और वो गंदा कर रहे हैं पर खुद से खा रहे हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, हम वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन एज अ माँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा बच्चा खाए, कितना खाए, हम बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं, राइट। कि एक 6 महीने के बच्चे को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 कटोरी दाल चावल खाना ही चाहिए, तो हम क्या करने लगते हैं, हम फोर्स फीडिंग स्टार्ट करते हैं कि इतना तो खाना ही चाहिए, राइट। एक 4 साल के बच्चे को 1 रोटी दाल चावल सब्जी सलाद खाना ही चाहिए,
तो जब हम वो खाना ही चाहिए वाला तो हो जाता है, तो वो हम फोर्स फीडिंग करने लग जाते हैं, या डिस्ट्रैक्शन फीडिंग, जैसे आपने बोला कि पीछे पीछे घूमते हैं, टीवी दिखाते हैं, स्क्रीन दिखाते हैं, बहुत उसको एरोप्लेन बना के खिलाते हैं, तो दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्शन फीडिंग। तो जब हम उसके साथ डिस्ट्रैक्शन फीडिंग कर रहे हैं, उसको वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा फूड के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पा रहा है। तो इसीलिए वो एक टास्क हो जाता है, क्योंकि वो हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन अगर हम वो बच्चे को फ्रीडम देते हैं, उसके साथ बैठ के खाते हैं, उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर उसने आप अभी 4 बाइट खाया है और फिर वो 2 घंटे बाद भूखा हो गया, तो हम फिर से उसको कुछ दे सकते हैं। क्योंकि नॉट नेसेसरी कि बच्चा एक सिटिंग में बैठ के ही पूरा खाना खाए। जी, छोटे बच्चे जनरली छोटे छोटे इंटरवल पे खाना पसंद करते हैं, बट हम कैसे करते हैं कि नहीं, अभी खाने का टाइम है तो तुम्हें इतना खाना खाना ही है। हमारे बड़े लोग भी बोलते हैं कि अरे इतना बड़ा बच्चा है, इतना तो उसको खाना ही चाहिए, राइट। तो वो फोर्स फीडिंग हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है यार इट इज अ टास्क। लेकिन जब हम वो बाउंड्री सेट करते हैं कि हमारा काम है कि उनको न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड करना, कितना खाना है वो उनके ऊपर है, उनको कितनी भूख लगती है, राइट। अगेन एज अ अडल्ट, मैं अडल्ट का बहुत ज्यादा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आवर किड्स आर आल्सो ह्यूमंस, नॉट थिंग्स दैट वी possess, that we own। तो एज अ अडल्ट भी अगर मुझे 1 रोटी की भूख है और दूसरा इंसान बोलता है कि अरे 2 खा लो ना, कुछ नहीं होता, स्पेशली जब हम किसी के यहाँ गेस्ट एज अ गेस्ट जाते हैं तो बहुत फोर्स करते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो हमें जब बोलते हैं कि जब मैंने 1 रोटी की भूख है तो मुझे 1 ही रोटी खानी है ना, तो मुझे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो 2 रोटी खिलाओ। लेकिन हम बच्चों के साथ वो नहीं मानते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो समझ नहीं पाएंगे। अरे अभी वो 2 बाइट खाएगा, 2 घंटे बाद तो भूख लगेगी ना उसको। तो हम उसको इनेबल कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपने हंगर क्यूज समझे, अपने फुलनेस क्यूज समझे, उसको कितनी भूख है, कब भूख है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हम उसको वो फ्रीडम दे रहे हैं। और ये कब हेल्प करता है, जब बच्चा बड़ा होता है। तो ओबेसिटी जो आजकल बच्चों में इतना हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि उनको कितना खाना है, क्या खाना चाहिए, क्या हेल्दी फूड है, क्या अनहेल्दी फूड है। तो वो जब हम उनके साथ वो हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जब हम उनको फोर्स फीडिंग नहीं करते, हम उनको रिस्पॉन्सिव फीडिंग सिखाते हैं, देन फूड स्ट्रगल्स या खाने की जो लड़ाई होती है वो काफी इजी हो जाती है। लड़ाई ही बोलेंगे एक तरीके से। लड़ाई होती है उस समय तो एकदम अलग माहौल ही हो जाता है घर का। अगर आप रूटीन सेट करते हैं कि आपको शाम को 6 बजे आधे घंटे के लिए स्क्रीन मिलेगा, तो वो बच्चे को दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये मेरा स्क्रीन टाइम है। तो किसी भी चीज में जब आप रूटीन सेट करते हो तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई को कैसे मजेदार बनाए? अगेन एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कैसे उसमें भी बहुत प्रेशर डालते हैं, तुमने सही से नहीं लिखा है, बहुत करेक्शन करते हैं, राइट, कि तुमने ये गलत लिख दिया है। हमें ये समझना है कि बच्चा सीख रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा है जो ए लिख रहा है, राइट, तो उसको वो नोटबुक में 50 तो बहुत हो गया, उसको वो नोटबुक में 20 ए लिखने हैं, ठीक है। वो उसने ए लिख दिए, उसने दिखाया कि मम्मी देखो मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी क्या होता है, जो वो 4 ए उसने गलत लिखे हैं, टेढ़े मेढ़े लिखे हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं कि ये ना इसका थोड़ा लाइन ऐसे हो गया, इसको करेक्ट कर सकते हैं क्या। आई एम बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल, हाँ, बट आई एम सेइंग कि ये गलत हो गया, इसको करेक्ट कर सकते हैं क्या, इसको दोबारा लिखते हैं, इसमें लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो मैं बच्चे को डांट नहीं रही हूँ, बट मैं सिर्फ बच्चे की खामियां जो हैं, वो जो 4 ए गलत करे हैं, सिर्फ उस पर फोकस कर रही हूँ। बट इसको अगर मैं इस तरह से बोलूं, अरे वाह तुमने कंप्लीट कर लिया, कितना नीट लिखा है यार तुमने, और तुम्हारे इतने सुंदर ये बने हैं, तुम मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, ये 4 है ना थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं, इसको ठीक करे क्या। तो बच्चा बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। सो वो एक एनकरेजमेंट हो गया। जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट बोलते हैं इसको, जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं किसी भी चीज में, तो बच्चा और एनकरेज होता है चीजों को पॉजिटिवली करने के लिए। बट एज ह्यूमंस हमारी आदत है कि 50 टाइल में से जो एक टाइल गड़बड़ लगा है, हम उसी पे नजर देते हैं। हाँ। जो 50 टाइल सही लगे वो हमें नहीं दिखते। हमें निगेटिव चीजें ज्यादा कैची लगती है कि कुछ निगेटिव बोली भी जा रही है। जैसे बच्चों का भी अगर देखा जाए कि अगर हम मूवी देख रहे हैं या फिर कोई डिस्कशन हो रहा है घर में, अगर कुछ
बैड वर्ड एक बार यूज हुआ है, आप एक बच्चे को आप कुछ चीज सही सिखाने के लिए लगे रहो, प्लीज बोलना है, एक्सक्यूज मी बोलना है, वो नहीं सीखेंगे, मतलब टाइम लगेगा। लेकिन एक बार उस डिस्कशन में उन्होंने एक बैड वर्ड को सुन लिया है, वो रिपीट में आपको बोल देंगे तुरंत से। तो वो चीज नहीं समझ में आता है कि बच्चे बच्चे या हम ह्यूमंस का ही एक नेचर है कि हम निगेटिव चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ ये कैची वर्ड है, ये कैची थिंग है, हम कर लेते। वो सेम चीज बच्चे भी कर लेते हैं। तो निगेटिव चीज उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज ए ह्यूमन। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब कुछ भी बोल रहे हैं हम आसपास में, वो उनका कैच बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग आजकल गाली, जो गलत वर्ड होता है वो देख के बात कर लेते हैं, और उनको कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है। बहुत सारे एफ वर्ड को भी यहाँ पे मेंशन करूंगी मैं, वो टीनेजर बहुत यूज करते हैं, और वो पता ही नहीं है कि मैं क्यों यूज कर रहे हैं, बस यूज करना है और वो कर देते हैं। और आप जब आप सुन रहे होते हो आपको है ये क्या है यार, ऐसा तो नहीं होना था। तो मतलब और उनको पता भी नहीं है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये कहाँ पे जाके क्या निकल के आएगा, वो नहीं पता। बस एक फैशन, मतलब मैं फैशन फॉलो कर रहा हूँ, मैं साथ में निकल लिया, बोल दिया। मतलब वो बहुत ज्यादा बच्चों में आ रहा है निगेटिव, वो भी बहुत देखते हैं। तो एक चीज और है कि बच्चों में कंपेयर हम करते हैं। बच्चे कुछ जब सॉरी बच्चों को हम कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से, जो कि बहुत पहले से चलते आ रहा है, जिसको मैं सपोर्ट पर्सनली नहीं करती हूँ। क्योंकि हर बच्चा एक अलग होता है, एक मानसिकता अलग होती है, दूसरे की अलग होती है, पेरेंटिंग अलग अलग होती है, घर का माहौल अलग होता है जिसमें वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो अलग होता है। तो इन सब सिचुएशन में एक बच्चे को कंपेयर करना दूसरे से, किसी भी एंगल से, आप पॉजिटिव वे में करें या नेगेटिव वे में करें, आप अपने बच्चे के वो खामी, उस टैलेंट को या फिर कुछ चीजें को दबा के उसको किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो, तो क्या कितना सही होगा। और एज ए पेरेंट्स हम उस पर कैसे काम करें, क्योंकि हमें आ ही जाता है कंपेयर करने का, देखा उसने ऐसे किया, वो चीज ना आए। एज ए पेरेंट्स हम उस पर कैसे काम करें। सो कंपैरिजन इज as I said, as you said कि it is very common, ठीक है। मतलब हमेशा जैसे शर्मा जी के बेटे ने ऐसा करा तो हमें भी करना है। तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम ज्यादा नंबर क्यों नहीं ले पा रहे हो, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें अपने बच्चे का टैलेंट समझना है। हमें अपने बच्चे को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बच्चा मेरा रीडिंग में ज्यादा अच्छा है या राइटिंग में ज्यादा अच्छा है, राइट। तो हो सकता है उसने वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा है, और लेकिन वो राइटिंग में अच्छा नहीं है, तो उसकी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है। लेकिन हम ये नहीं अप्रिशिएट करेंगे कि वाह तुम पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हो। हम कहेंगे अच्छा वो तो तुम्हें आते ही है, वो अच्छा है, लेकिन तुम राइटिंग क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे हो। तो वी स्टार्ट सेटिंग द एक्सपेक्टेशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे बच्चों की, उसकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है या मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं कि हमारी राइटिंग तो बहुत अच्छी होती थी, अभी देखो बच्चों की आजकल की राइटिंग क्या है। तो आप उसको अगर आपको कंपेयर करना है तो वो बच्चे को बच्चे के साथ ही कंपेयर करो कि कल उसने क्या किया था और आज वो क्या कर रहा है, राइट। तो कल अगर उसने फॉर एग्जांपल बच्चा टेनिस खेल रहा है, राइट, तो कल उसने 2 शॉट मारे थे बट आज उसने वो 4 शॉट मारे। तो आप जब बच्चे को कंपैरिजन बच्चे के साथ करते हो तो वो प्रोग्रेस बन जाता है। तो दूसरों की जगह कंपेयर करने की बजाय आप ये देखें कि बच्चा किस चीज में अच्छा है, किस चीज में उसको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और जिस चीज में सपोर्ट चाहिए आप उसको वो सपोर्ट दें और फिर उसको एज अ प्रोग्रेस दिखाएं, राइट। स्पेशली छोटे बच्चों के साथ होता है राइटिंग को लेके, तो आप बच्चे को दिखा सकते हैं कि प्रैक्टिस जब तुमने करी तो देखो पहले कैसे गड़बड़ होता था, अभी कितना नीट लिखते हो, अभी तुम्हारे अल्फाबेट्स कितने स्ट्रेट आते हैं, कितने क्लीन आते हैं। तो बच्चे को लगेगा अच्छा क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, राइट। और दूसरों से कंपैरिजन करना भी जरूरी है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करें, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, बट वो कंपैरिजन हम बच्चों पे ना करें, हाँ, वो हम अपने दिमाग में रखें, हाँ।
राइट। हमें वहां पे कैसे काम करना है कि अगर मेरा बच्चे को मुझे डांस अच्छा कराना है, तो जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आजकल कितना क्या लेवल है डांसिंग का, तब तक मैं बच्चे को वो सपोर्ट नहीं दे पाऊंगी। बट अगर मैं ये बोलूंगी कि वो बहुत अच्छा डांस करती है, तुम अच्छा डांस नहीं करते हो, तो दैट इज नॉट राइट। बट अगर मैं ये सीखूंगी कि अच्छा वो बच्चे को 4 डांस फॉर्म आते हैं, मेरे बच्चे में पोटेंशियल है कि वो 2 अच्छे से कर सकती है, तो मैं वो सपोर्ट दूंगी कि वो 2 डांस फॉर्म सीखे और उसमें वो अच्छा करे, राइट। तो वो बच्चे की हम वो फिर प्रोग्रेस और ग्रोथ कराते हैं रादर देन कंपैरिजन। अगर कोई आपसे मिलना चाहे या कंसल्ट करना चाहे पेरेंटिंग कोच के लिए, तो वो किस प्लेटफॉर्म पे आपसे मिले और कैसे आप तक पहुंचे, उसकी डिटेल जानकारी दे दीजिए। सो अगर आप मुझे रीच करना चाहते हैं तो मेरा सोशल मीडिया पे पेज है, इंस्टाग्राम पे क्वर्की मॉम _पर्की किड करके, या शांभवी धनविजय से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है मेरा, वहां से भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू शांभवी जी, आपने बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत अच्छी तरीके से हमें पेरेंटिंग गाइड और पेरेंटिंग के लिए समझाया कि एज ए पेरेंट्स आप कैसे मदद कर सकते हैं अपने बच्चों को और खुद को भी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबसे कि आपको भी इससे बहुत ही वैल्यूएबल मीनिंगफुल इंसाइट्स मिले होंगे और आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं और आगे भी अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करेंगे। तो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज से जूझ रहे हैं, किसी चीज से समझ नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि सिचुएशन को कैसे डील करें, तो हमारे पास एक्सपर्ट है, आप इनसे सलाह ले सकते हैं और एक छोटी सी गाइडेंस आपको बहुत बड़ी चेंजेस दिखने को मिलेगी अपने बच्चे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप उस सुविधा को अवेल करेंगे और अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद। Thank you. Thank you so much, Veena ji, again for having me and giving me this platform. तो मतलब पेरेंटिंग में स्पेसिफिकली लाइक कि हमें अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट करना है, वो गैप जो है वो फिल करना है, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज सो मच ऑफ नॉइज कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़े कुछ और बोल रहे हैं, बाकी जो पेरेंट्स है वो कुछ और बोल रहे हैं, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे। तो वो गैप को भरना, वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है आजकल पेरेंटिंग में। So thank you so much for giving me that